हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है ताबीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य। तो देखिए पाठ का उद्देश्य क्या है। लेखक का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म हो, कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिले। तो क्या कह रहे हैं कि लेखक इस चैप्टर में ऐसा मान रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि किसी भी व्यक्ति को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ठीक है, और कर्मचारियों की जो आर्थिक सुरक्षा है उसको कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिले। केवल भाषणों सर्कुलरों, उपदेशों, सदाचार समितियों या फिर ये जो निगरानी आयोगों के अफसर से कर्मचारी सदाचारी नहीं बन सकता। ठीक है, तो मतलब ये जो सिर्फ रूल्स हैं, सिर्फ इनको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति सदाचारी नहीं बन सकता। ताबीज बांधकर आदमी को ईमानदार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कभी इस चैप्टर की लोगों को सदाचारी बनाने की ऐसी कोशिश की जा रही है कि सिर्फ उनको एक ताबीज बांध दिया जाए और वो सदाचारी बन जाएंगे। तो इस एकांकी की राजा को यह मंजर ना देखना पड़ता। तो देखिए चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा बताया गया है कि लोगों को सदाचारी किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इस चैप्टर में कुछ पात्र हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ पात्र हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पात्र देखेंगे और वो क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पात्र क्या क्या है। इसमें राजा है, मंत्री है, दरबारी है, फिर दरबारी 3 है, कुछ राज कर्मचारी और विशेषज्ञ भी हैं 3। आमजन साधु आमजन साधु 1 है, फिर सूदधार सिर्फ आवाज देने वाला है। देखिए इस चैप्टर में हमारे कुछ पात्र हैं। ठीक है, और ये जो पात्र हैं वो बारी बारी करके क्या कह रहे हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, वो भी देखेंगे। तो चलिए इसमें पात्र कौन कौन है। पहले है राजा, फिर मंत्री, दरबारी 3 है, कुछ राजा कर्मचारी भी है और विशेषज्ञ 3 है, आमजन भी है, साधु 1 है, सूदजार कौन है, जो सिर्फ आवाज देने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। दृश्य 1 आप देख सकते हैं। इस ये जो दृश्य यहाँ पे बना हुआ है इसको देखते हैं। राजा दरबार लगा है, सिंहासन पर राजा बैठा है, उसी बाई और मंत्री और एक दरबारी बैठा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले राजा बैठे हैं, राजा के साथ में कौन है, यहाँ पे मंत्री भी है और एक दरबारी भी है। ठीक है, वहां पे बाई ओर में दरबारी भी बैठे हैं, मंत्री और एक दरबारी। इसी तरह राजा के दाईं ओर 2 अन्य दरबारी बैठे हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, और भी वहां पे दरबारी बैठे हुए हैं। तो राजा क्या कहते हैं, ठीक है, राजा क्या कहते हैं, राजा कहते हैं प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। ठीक है, राजा क्या कहते हैं कि जो प्रजा है, हमारे जो आमजन लोग हैं, वो हल्ला मचा रही है, कह रही है कि बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो पूछते हैं और दरबारियों से तो कि क्या तुम लोगों को कहीं भ्रष्टाचार दिखा है, कहीं दिखा हो तो बताओ। मुझे तो आज तक नहीं दिखा। तीनों दरबारी ना में गर्दन हिलाते हुए, तो बहुत ही असहमति दिखाते हुए वो अपनी गर्दन ऐसी ना में हिलाते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा। अब मंत्री कहते हैं जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। वो कहते हैं कि जब आपको नहीं दिखा, राजा को नहीं दिखा, तो हमें कैसे दिखेगा। फिर राजा कहते हैं तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। तो राजा क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं दिख जाए, कहीं भी तुम लोग जाओ और देख कर आओ, कहीं दिखे तो हमारे लिए भी एक नमूने के रूप में लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। चलिए फिर आता है दरबारी 1। अब दरबारी पहला क्या कहता है, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। तो देखिए दरबारी क्या कहता है कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ही बारीक होता है, हमें नहीं दिखेगा। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीजें नहीं दिखती।
हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। तो उसके अंदर दरबारी थे, दरबारी एक क्या कहता है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बारीक है कि वो हमें नहीं दिखेगा, हमें तो बस आपका ये जो विराट रूप है, विराट साम्राज्य है, हमें सिर्फ वो दिखाई दिया है। और अगर कहीं भ्रष्टाचार दिखा भी तो हमें केवल उसमें आपका ही रूप दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी हुई है। तो जरदारी क्या कहते हैं कि हमारी हमारी आंखों में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सूरत बसी हुई है, तो भ्रष्टाचार में भी हमें आपका ही रूप दिखाई देगा। फिर दरबारी दो, तो दरबारी दो क्या कहता है, महाराज अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, दरबारी कहता है दूसरा वाला कि हमारे राज्य में एक जाति रहती है जिसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीजें भी देख लेते हैं। तो वो दरबारी ये बताता है कि विशेषज्ञ कुछ ऐसे लोग होते हैं, इन लोगों के पास कुछ ऐसा तरीका है कि वो लोग इतनी बारीक से बारीक चीजों को देख लेते हैं। फिर दरबारी तीन, तो दरबारी जो तीसरा होता है वो कहता है, महाराज हमारा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो भ्रष्टाचारी तीन कहता है कि ये जो विशेषज्ञ हैं उनको ही ये काम सौंप दिया जाए, वही भ्रष्टाचार ढूंढेंगे। फिर राजा कहता है, मंत्री दरबार में ऐसे विशेषज्ञ हाजिर करो, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। तो राजा अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहते हैं कि ऐसे विशेषज्ञों को लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूं उन्हें। मंत्री कहता है, जो आज्ञा महाराज। मंत्री और तीनों दरबारियों का राजा को सलाम करते हुए मंच से प्रस्थान। तो मंत्री क्या हुआ, उन सबको अपना सलाम करते हुए वहां से चला गया। राजा किसी सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। राजा किसी सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। मंत्री तीन नए लोगों के साथ दरबार में फिर हाजिर होता है। ठीक है, मंत्री फिर तीन लोगों को लेकर आता है। तीनों राजा को सलाम करके दरबारियों वाले आसनों पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो तीनों व्यक्ति राजा को सलाम करते हैं और वहां पे जो दरबारियों का आसन होता है उसमें बैठ जाते हैं। फिर राजा क्या कहते हैं, सुनो हाँ। राजा कहते हैं, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है पर वो है कहाँ, कुछ पता ही नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। तो वो राजा क्या कहता है कि उन व्यक्तियों से कि तुम लोग जाओ और भ्रष्टाचार का पता लगाओ, अगर कहीं मिल जाए तो नमूने के रूप में मेरे लिए लेते आना। फिर तीनों व्यक्ति आते हैं, वो क्या कहते हैं, जो आ गया महाराज। तीनों विशेषज्ञों का मंत्रियों के दरबार में प्रस्थान। राजा उदासीन सा बैठा रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो तीनों व्यक्ति होते हैं वो वहां से उसको मंत्री को और राजा को सलाम करके चले जाते हैं। ठीक है, अब जो राजा होता है वो उदासीन होकर वहां पे बैठा रहता है। फिर सूत्रधार आता है। तो सूत्रधार क्या कहता है, विशेषज्ञों ने उसी दिन भ्रष्टाचार की छानबीन शुरू कर दी। सूत्रधार क्या कहता है, विशेषज्ञों ने उसी दिन से भ्रष्टाचार की छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद फिर भी दरबार में हाजिर हुए। अब क्या हुआ, तो जो व्यक्ति गए थे वो उसी दिन से ही छानबीन में लग गए थे और फिर वो 2 महीने बाद फिर से वापस लौटे उसी महल में। मंत्री और तीनों विशेषज्ञों का मंच पर आगमन। एक विशेषज्ञों के हाथों में कागजों का एक पुलिंदा है। ठीक है, वो कुछ हाथ में लेकर आए थे पेपर में। राजा कहता है, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई। तो राजा उन व्यक्तियों से कहता है कि क्या तुम्हारी जांच पूरी हो गई, क्यों तुम्हें भ्रष्टाचार मिला, लाओ मुझे दिखलाओ। ठीक है, वो कहता है कि लाओ मुझे दिखाओ, देखूं मैं कैसा होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ एक, तो जो पहला विशेषज्ञ होता है वो क्या कहता है, हुजूर एक हाथ की पकड़ में नहीं आता। विशेषज्ञ एक क्या कहता है, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। तो वो किस तरीके से बताता है कि वो जो भ्रष्टाचार है वो स्थूल नहीं है, वो तो सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है।
वह अगोचर है, वह सर्वत्र व्याप्त है। क्या है वह? सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो वो जो विशेषज्ञ हैं वो उसे बताते हैं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई पकड़ने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म है, सर्वत्र है, इसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। फिर राजा कहता है कुछ तो सोचते हुए, राजा कहता है कुछ सोचते हुए, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? तो देखिए राजा बहुत ही सोचते हुए कहता है कि ये सारे गुण तो ईश्वर के हैं, भगवान के हैं, तो क्या जो भ्रष्टाचार है वो ईश्वर है? जो विशेषज्ञ दूसरा होता है वो कहता है हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। तो विशेषज्ञ दूसरा बताता है कि जो भ्रष्टाचार है वो ईश्वर ही हो गया है। दरबारी एक, अब दरबारी एक कहता है पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञ तीन, जो तीसरा होता है वो कहता है वह सर्वत्र है, मतलब हर जगह है, वह इस भवन में भी है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। तो देखिए विशेषज्ञ जो तीन होता है, तीसरा वाला, वो बताता है कि जो भ्रष्टाचार है वो तो हर जगह है, सर्वत्र है, मतलब पूरी दुनिया में है, राजा के सिंहासन पर भी है और इस महल में भी है। फिर राजा कहता है उछलकर सिंहासन से दूर खड़े होते हैं, मतलब राजा चौंक जाता है और उछलकर उस सिंहासन से दूर खड़े हो जाते हैं। इस सिंहासन में है, मतलब वो चौंक कर पूछते हैं कि क्या इस सिंहासन में है? विशेषज्ञ एक, वो क्या कहता है? हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठ है। तो वो विशेषज्ञ एक बताता है कि जिस इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जो बिल बनाया गया था, बिल का जो भुगतान किया गया है वो तो झूठ है, यह वास्तव में दुगने दाम का है, आधा पैसा बेचने वाले खा गए, आधा पैसा बीच वाले खा गए। तो वो बताता है विशेषज्ञ पहला कि ये जो इसमें रंग हुआ था वो सब क्या था, जो बिल बना था झूठ था, इसका जो दाम था वो दुगना था, और जो इसके बीच वाले थे जो इसको लेने आए थे या देने आए थे, जो इसको बेचने आए थे, वो क्या इसके आधे दाम खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और मुख्यतः घूस के रूप में है। तो वो बताता है कि आपके पूरे जो सिंहासन है, पूरा जो महल है, पूरा जो साम्राज्य है, उसमें भ्रष्टाचार है, और किस रूप में है? घूस के रूप में। घूस क्या होती है? ये मुख्यतः घूस के रूप में है। सूत्रधार, आप सूत्रधार क्या कहता है? विशेषज्ञों की बात सुनकर चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। मतलब क्या हुआ? सभी व्यक्ति वो जो बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए और सबके कान खड़े हो गए। ठीक है। राजा, अब राजा क्या कहता है? यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? तो राजा उन विशेषज्ञों से ही पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि ये कैसे मिट सकता है। विशेषज्ञ दूसरा, अब दूसरा विशेषज्ञ कहता है, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। तो वो उनको सलाह देता है कि आपको बहुत ही ज्यादा व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों की घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं, किन कारणों से आदमी घूस लेता है वह भी विचारणीय है। तो क्या हुआ? मतलब वो जो विशेषज्ञ थे वो राजा को सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि आपके साम्राज्य में ठेका है तो वो ठेकेदार भी हैं, और ठेकेदार से आगे अधिकारी भी हैं जो क्या करते हैं? घूस लेते हैं। अगर ठेका ही मिटा दिया जाए तो फिर घूस कैसे मिलेगी, है ना? तो वो कहते हैं कि ठेके को ही हटा दिया जाए। और इसी तरीके से और भी चीजें हैं जिनमें कई लोग घूस लेते हैं। ठीक है। और किन कारणों से लोग घूस लेते हैं ये भी जानना बहुत ही ज्यादा विचार करने वाली बात है। फिर राजा कहता है अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ। वो कहता है कि अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। ठीक है। राजा के सामने कागजों का एक पुलिंदा रखकर तीनों विशेषज्ञों का प्रस्थान।
अब वो वहां से चले जाते हैं, वो जो भी पेपर लेकर आए थे वहां पे सामने रखकर। राजा उन कागजों को उलट पलट कर देखता है, फिर मंत्री, फिर तीनों दरबारी, मतलब वो एक एक करके उस पेपरों को देखते हैं। सूत्रधार। अब सूत्रधार क्या हुआ? राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। यकायक राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब क्या हुआ? वो सभी लोग मिलकर उस पर विचार करने लगे, ठीक है, कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से मिटाया जाए। और तभी क्या हुआ कि राजा की जो तबीयत थी वो अचानक से बिगड़ने लगी। दरबारी एक कहता है, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जान पड़ रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। ठीक है, दरबारी एक क्या कहता है कि उन विशेषज्ञों ने आपको तो संकट में डाल दिया है, आप इतनी चिंता कर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। फिर राजा कहता है, हाँ, मुझे लगता है आज रात नींद भी नहीं आएगी। अब दूसरा दरबारी क्या कहता है, ऐसी रिपोर्ट को आपके हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद खलल बढ़े। तो दरबारी दूसरा कहता है कि ये जो सारी रिपोर्ट है, ठीक है, इसको तो आग में डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे महाराज की नींद में रुकावट आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं और उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। फिर राजा कहता है, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? तो राजा अपने सारे दरबारियों से पूछता है कि तुमने भी तो सारी योजना पढ़ी है, क्या उसे काम में लाना चाहिए? फिर मंत्री कहता है, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। वो क्या बताता है कि ये जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुसीबत है, इसके अनुसार उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट जाएगी, जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट पलट किए भ्रष्टाचार मिट जाए। तो जो मंत्री है वो कहता है कि अगर हम ये चीजें अपने काम में लेकर आएंगे तो क्या होगा कि सारी जो अर्थव्यवस्था है हमारी उलट पलट हो जाएगी, इतने समय से जो हमारी व्यवस्था है वो सारी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो मंत्री ने क्या कहा था कि हमें कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट पुलट किए सारी क्या हो जाए, भ्रष्टाचार मिट जाए। अब राजा क्या कहता है, मैं भी यही चाहता हूं, पर वह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें तो वह भी नहीं आता, तुम लोग ही कुछ उपाय करो। तो वो राजा क्या कहता है कि हमें तो जादू भी नहीं आता, ठीक है, हमारे जो प्रपितामह है उनको तो जादू आता था, पर हमें तो वो भी नहीं आता, तुम ही लोग कोई उपाय करो भ्रष्टाचार को मिटाने का। मंत्री क्या कहता है, महाराज, यह काम आप मुझ पर छोड़िए और जाकर चैन की नींद सोइए। ठीक है, तो मंत्री क्या कहता है कि आप आराम से जाइए और चैन से सो जाइए। राजा, मंत्री और तीनों दरबारियों का मंच से प्रस्थान हो गया, चले गए वो। कुछ देर बाद राजा का पुनः आगमन, तो वो फिर से आते हैं राजा। अब सूत्रधार क्या हुआ यहाँ पे? इस प्रकार कई दिन बीत गए पर कोई हल नहीं। मंच पर मंत्री, तीनों दरबारियों और एक साधु का प्रवेश। अब क्या हुआ? मंच पर मंत्री, तीनों दरबारी और साधु आते हैं। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। ठीक है, अब क्या हुआ? दरबारी एक साधु को लेकर आते हैं, ठीक है, दरबार में। मंत्री क्या कहता है, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए एक महान साधक को हम ले आए हैं। उन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसको बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। तो अब क्या हुआ? वो जो साधु थे, मंत्री कहते हैं कि ये जो साधु है इन्होंने अपने तप से एक ऐसा ताबीज बनाया है जिसके बांधने से जो व्यक्ति है वो सदाचारी हो जाता है। तो देखिए, ये कहते हैं कि एक ताबीज बांधने से ही जो व्यक्ति है वो सदाचारी हो जाता है। साधु अपने झोले से एक ताबीज निकाल कर राजा को देता है। राजा कहता है, ताबीज को उलट पुलट करके पहले देखता है, फिर कहता है, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी हो कैसे जाता है? तो वो उससे बोलता है साधु से कि पहले मुझे इसके बारे में बताओ
कि इसको पहनने से कोई भी आदमी सदाचारी हो कैसे जाता है? साधु कहता है, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। ठीक है, तो जो साधु होता है वो कहता है कि कोई भी मनुष्य है, उस मनुष्य की आत्मा में होता है भ्रष्टाचार। ठीक है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है। मतलब क्या कहता है? वो कहता है, साधु कहता है कि जब मनुष्य को बनाया जाता है भगवान के द्वारा, तो वो क्या कर देते हैं, उसके ईमान में कुछ ना कुछ थोड़ी कल फिट कर देते हैं। ठीक है, और किसी की आत्मा में बेईमानी की, मतलब जब इंसान को बनाया जाता है तो उसकी ईमान में, उसकी आत्मा में कुछ ना कुछ इस तरीके के बदलाव कर दिए जाते हैं, बेईमानी डाल दी जाती है। इस काल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। तो अब क्या हुआ, वो बताते हैं साधु कि ये जो पुकार निकलती है ये बेईमानी की है, जिसे हम क्या कहते हैं, आत्मा की पुकार। ठीक है, फिर आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। मतलब वो बताते हैं कि आदमी अंदर से जो सोचता है, जो करना चाहता है, वही आदमी करता है, और जो भ्रष्टाचार है वो आदमी के अपने अंदर की आत्मा है। ठीक है, अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है, जिस आदमी की भुजा पर बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। अब क्या हुआ, वो बताते हैं साधु कि मैंने इस प्रयोग को एक कुत्ते पर भी आजमाया है। उसके गले में जब मैंने ये बांध दिया तो उसके बाद से उसने रोटी नहीं चुराई। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। ठीक है, क्या कहते हैं कि यही इस ताबीज का गुण है महाराज। दरबार में कानाफूसी होती है। दरबारी और मंत्री भी उठ उठ कर ताबीज को देखते हैं। अब क्या हुआ, सभी लोग एक दूसरे से आपस में बात करने लग जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, और सभी लोग एक एक करके उस ताबीज को देखते हैं। फिर मंत्री क्या कहता है, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। ये अपनी मंडली से ताबीज बनाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। तो मंत्री सलाह देते हैं कि इन साधु महाराज को पूरा का पूरा ठेका दे दिया जाए, ताकि ये बहुत सारे ताबीज बनाकर सभी लोगों को सप्लाई कर दे, मतलब दे दे। राजा के संकेत पर मंत्री ने साधु को एक चेक थमाया। सबका मंच से प्रस्थान। अब क्या हुआ, एक चेक देते हुए सभी लोग वहां से चले गए थे। सूत्रधार। अब क्या होता है, राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। अब क्या हुआ, वो जो साधु थे उनको 5 करोड़ रुपए दे दिए गए एक कारखाना बनाने के लिए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। मंच पर कुछ आम जन इधर उधर बैठे कुछ लिख पढ़ रहे थे। ठीक है, अब बात होती है फिर सूत्रधार। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार का एक सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। अब क्या हुआ, सभी जो भी सरकारी कर्मचारी थे या जो भी लोग थे, सभी की भुजाओं पर क्या बांध दिया गया, ताबीज। ठीक है, चलिए फिर मंत्री का मंच पर आगमन। अब मंत्री आता है मंच पर। वह अखबार पढ़ते पात्रों के हाथ पर ताबीज बांधता है। मंत्री का प्रस्थान, बदले हुए वेश में राजा का आगमन। अब क्या हुआ, मंत्री का प्रस्थान मतलब मंत्री चले जाते हैं और बदले में जो राजा आते हैं वहां पे। ठीक है, राजा क्या कहते हैं, अपने आप से ही वो कहते हैं राजा कि देखें तो ये ताबीज कैसे काम करता है। राजा काम में जुटे कर्मचारियों में से एक के पास जाता है। ठीक है, और उससे कहता है कि चलो देखें तो ये ताबीज कैसे काम करता है। फिर राजा कहता है कर्मचारी के कान में कुछ कहते हुए, क्या कहता है, ये लीजिए 5 का नोट और मेरा काम कर दीजिए। तो राजा क्या कहता है, उस कर्मचारी के कान में कहता है कि ये 5 का नोट लीजिए और मेरा काम कर दीजिए। कर्मचारी कहता है डपटते हुए, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है।
तो जो कर्मचारी होता है वो राजा को मतलब ऐसे चिल्लाते हुए कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा कहता है मन ही मन में खुश होता हुआ अपने आप से ही कहता है भूल हो गई साहब। तो राजा अपने आप में ही मन में खुश होते हुए कहता है उस व्यापारी से, कर्मचारी से कि भूल हो गई साहब, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तो राजा ने अपनी देखिए वेशभूषा बदल कर जब वो गया व्यापारी के पास, उस कर्मचारी के पास, और उसको जब रिश्वत देता है, घूस देता है, तो वो लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि घूस लेना पाप है। सूत्रधार राजा यह देखकर बहुत खुश हुए कि ताबीज ने कर्मचारियों की ईमानदारी बना दिया था, कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। राजा का प्रस्थान, अब राजा चले गए, कर्मचारी काम में जुटे हैं। राजा का फिर एक और वेश में आगमन। अब क्या हुआ, राजा फिर से नया वेश बदलकर जाते हैं। सूत्रधार कुछ दिन बाद राजा फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद राजा फिर से एक नया वेश बदलकर उस व्यापारी के पास जाते हैं। ठीक है, फिर उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। ठीक है, तो महीने का आखिरी दिन था, 31 तारीख थी। राजा क्या कहता है, 5 का नोट देते हुए उस कर्मचारी से कहता है हुजूर आज तो मेरा काम कर दीजिए। कर्मचारी क्या कहता है, नोट लेकर जेब में रखते हुए, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, वो क्या कहता है कि चलो तुम भी क्या याद करोगे। राजा कहता है, गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए राजा ने क्या किया, उस कर्मचारी का गुस्से में हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए। ठीक है, तो राजा क्या कहता है उस कर्मचारी से कि आज तुमने ताबीज नहीं बांधा है क्या। कर्मचारी डरते हुए कहता है बांधा है सरकार, यह देखिए। आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखाता है राजा को। राजा हैरान से देखता है, फिर ताबीज के पास कान ले जाता है। सूत्रधार क्या होता है, ताबीज से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। क्या हुआ, फिर ताबीज से क्या हुआ, फिर ताबीज से एक स्वर निकलता है और वो स्वर क्या कहता है कि आज तो 31 तारीख है, आज तो ले ले। चलिए देखिए कितना अच्छा ये पूरा नाटक है। चलिए देखिए कितनी अच्छी ये कहानी है, किस तरीके से हर इंसान क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इस चैप्टर में बताया गया है कि सिर्फ एक ताबीज बांध देने से कोई ईमानदार नहीं बन जाता, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। ये तो अंदर की आत्मा होती है। सभी लोगों को अपने लिए ईमानदार होना चाहिए और दूसरों के लिए भी। अपने काम के प्रति जितना आप ईमानदार रहेंगे और लोगों को जितना ही आप अच्छे स्वभाव से काम करेंगे लोगों के प्रति, आप उतना ही ज्यादा सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। हल्ला मतलब शोर, विराटता मतलब विशालता, विशेषज्ञ किसी विषय विशेष का ज्ञान रखने वाला, आंजकर आंखों में काजल लगाकर, सूक्ष्म मतलब पतला, अगोचर मतलब अदृश्य, व्याप्त मतलब समाया हुआ, कंदरा मतलब गुफा, तावीज मतलब मंत्र लिखा कागज या धातु का टुकड़ा जिसे हाथ या गले में धारण किया जाता है, भ्रष्टाचार बुरा आचार विचार, बेईमानी, अंजन मतलब काजल, बारीक मतलब पतला सूक्ष्म, स्थूल मतलब मोटा घना, पुलिंदा मतलब गठरी, सर्वत्र मतलब सब जगह पूर्ण रूप से, सर्वव्यापी सब जगह समाया हुआ, कल पुर्जा मशीन। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।